कौन बता सकता है व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? तो देखो, डाई इलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस सब्सटेंसेस। इसको ही आप दूसरा नाम क्या देते हो? सर इंसुलेटर। एग्जैक्टली, इंसुलेटर। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर विल बी वेरी डिफरेंट कंपेयर टू कंडक्टर्स। ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है उसके पहले एक पार्ट अब देख लेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक नॉन पोलर नाम में ही है, जहां पर पोल नहीं होंगे। पोल नहीं होंगे मतलब क्या है? तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोई इनसाइड। ठीक है। इसके क्या एग्जाम्पल है नॉन पोलर के? सो नॉन पोलर के एग्जाम्पल है, आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना, H2CO2। पोलर मॉलिक्यूल की क्या खासियत है? In polar molecules, the centers of positive and negative charges are separated. One without external field। बाहर कोई फील्ड हो या ना हो, इनके सेंटर विल बी सेपरेटेड। यहां पर एग्जांपल्स है HCl, H2O। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड। इसके कारण क्या होगा? इसका इफेक्ट ऐसा पड़ने वाला है, हेंस पी बार। पी बार मतलब क्या? पी बार इज डायपोल मोमेंट। इज 0। क्या सही है? और यहां पर सेपरेटेड होने के कारण हेंस पी बार इज नॉट इक्वल टू 0। क्या सही है? तो इस प्रकार के हमारे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
दे आर आइदर पोलर, पोलर मतलब जहां पर दो पोल्स होंगे, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस अलग अलग रहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज अगर सेपरेटेड है, ऑब्वियसली एज अ होल मॉलिक्यूल इज चार्ज और न्यूट्रल। मॉलिक्यूल चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं? चार्ज। हाँ, चार्ज होते हैं क्या? HCl मॉलिक्यूल का चार्ज कितना होता है सर जी? ये H+Cl- होता है, ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। दे आर न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट अब पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। आपको ध्यान में आया वो न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। दिस इज जस्ट लाइक प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहाँ पर डायपोल मोमेंट आप लिख सकते हो, कितनी रहेगी ये? q into 2a directed from negative to positive, directed from negative to positive। क्या सही है? इज इट क्लियर? सर ये आपने पोलर मॉलिक्यूल्स में इवन विदाउट एक्सटर्नल फील्ड क्यों लिखा? एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है अभी देखने वाले हैं। एक्सटर्नल फील्ड रहेगी तो ऑब्वियसली ना पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्ट, मतलब अगर एक्सटर्नल फील्ड ऐसी है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस से अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं, सही है। एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव, एक पास में आएगा दूसरा दूर जाएगा, एंड देयर चार्ज के सेंटर विल गेट सेपरेटेड। यहां पर वो ऑलरेडी सेपरेटेड है, ठीक है। हम यस सर। मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में वही डायग्राम निकालने वाला हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। सो ये तो ध्यान में आ गया। एज अ मॉलिक्यूल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पोलर में उनके चार्ज के सेंटर्स आर सेपरेटेड, देयरफॉर वी कैन डेफिनेटली राइट देयर डायपोल मोमेंट। क्या सही है? अब देखो इनका बिहेवियर एक्सटर्नल फील्ड में कैसे रहेगा। तो हमारे पास है इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ये कौन है? दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक। अब देखो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में द चार्जेस आर फ्री टू मूव, और ये चार्जेस फ्री टू मूव होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ऐसा कब तक होने लगेगा? जब तक, अब देखो हाँ पॉजिटिव चार्ज ये इंटरनल फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो इंटरनल फील्ड उतनी ही डेवलप हो जाएगी जितनी एक्सटर्नल फील्ड है। क्या सही है? यस सर। क्योंकि जब तक देखो, जब तक इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड सेम नहीं है,
यहाँ का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। धीरे धीरे इधर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव चार्जेस के कारण रिपेल होगा। फिर वो चुपचाप कब बैठेगा? जितना अट्रैक्टिव फोर्स है और जितना अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही रिपल्सिव जब रहेगा, तब वो चुपचाप बैठ जाएगा। मतलब क्या? एक्सटर्नल फील्ड एंड इंटरनल फील्ड सेम हो जाएगी, वो एक दूसरे को कैंसल करेगी। क्या सही है क्या? डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, या यू कैन राइट इन द वेक्टर फॉर्म। क्या लिखेंगे सर हम? यू विल राइट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी नेट सम 0 रहेगी। कहां पर होने वाला है ऐसा? कंडक्टर में। कहां पर होने वाला है? कंडक्टर में। सर फिर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा? सो डाइइलेक्ट्रिक में हमारे चार्जेस फ्री रहते हैं क्या? क्या हमारे चार्जेस फ्री रहते हैं क्या डाइइलेक्ट्रिक में? नो सर। नो सर। सर फिर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा? तो देखो, डाइइलेक्ट्रिक के लिए मैं एक चित्र निकालता हूँ। ये दो टाइप के हमारे डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल हैं। दिस इज नॉन पोलर एंड ये पोलर। ठीक है, ये वाला पार्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। नॉन पोलर में क्या होगा? पोल्स नहीं है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होने वाले हैं। ठीक है, ये अगर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है? दिस पॉजिटिव एंड निगेटिव विल कोइंसाइड। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर साथ में होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर ये ऑलरेडी सेपरेटेड है। थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसको मैं ऐसे निकालता हूँ। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के सेंटर ये कोइंसाइड नहीं रहेंगे, दे विल बी रैंडमली ओरिएंटेड। क्या सही है क्या? इवन विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के सिवा
they will be randomly oriented. Is it clear? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अब क्या होगा, अब यहां पर एक्सटर्नल फील्ड आ गई। Here, value of E external field is not equal to 0. So अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की सपोज कोई डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, these are randomly oriented, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा एंड नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट, एंड अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर यहां पर भी ये मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से बन जाएंगे। अब ज्यादा है, हाँ मैं सब नहीं निकालते बैठूंगा। यहाँ के सब पॉजिटिव चार्ज विल फील रिपल्शन, तो ये सभी पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से बन जाएंगे, सभी निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होने वाले हैं। सो इसके कारण क्या होगा, तो यू विल ऑब्जर्व सर इस साइड में सभी निगेटिव चार्ज है, देखो निगेटिव 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 निगेटिव, यहाँ पर सभी पॉजिटिव चार्ज है। सो इसके कारण यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट डेवलप होने वाली है, ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट डेवलप होगी। नेट डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने वाली है, सही है ना। ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये निगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ का यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस इनसाइड फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर फील्ड इतनी रहेगी क्या, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि दीज आर मॉलिक्यूल्स, ये ब्रेक डाउन नहीं होने वाले हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस प्रकार से मूव कर सकते हैं उस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस के सेंटर्स मूव नहीं होंगे, दे विल जस्ट अलाइन देमसेल्फ, ये सिर्फ थोड़े से स्प्लिट हो जाएंगे। सो कुछ ना कुछ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी विच विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या ध्यान में आ रहा है मेरा पार्ट। और यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ पर दिस मॉलिक्यूल विल गेट अलाइंड, इन ये अलाइन हो जाएंगे। क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, सो सभी पॉजिटिव चार्जेस इस साइड में आ जाएंगे, सभी निगेटिव चार्जेस इस प्रकार से रहेंगे, एंड अगेन हियर यू विल हैव सम नेट डायपोल मोमेंट। इज इट क्लियर। ठीक है। हाँ, अब
ये एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जो डिपेंड करता है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सी दो चीजों पर डिपेंड करेगा? सो बेसिकली यहां पर वापस आते हैं, डाइइलेक्ट्रिक में क्या होने वाला है। सो डाइइलेक्ट्रिक में जब एक्सटर्नल फील्ड रहेगी तो इनका पोलराइजेशन होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है, यहाँ पर निगेटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है। ठीक है, बट कि कब तक होगा? तो उस एक्सटेंट तक जहां तक ये मॉलिक्यूल्स परमिशन दे रहे हैं वहां तक। सो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल का स्ट्रक्चर। कंडक्टर जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और इसलिए वो उस लेवल तक फ्री होकर इंटरनल फील्ड उस स्ट्रेन की डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरनल फील्ड तो डेवलप होने ही वाली है, पर उसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा कंपेयर टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा एंड हेंस एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड प्लस एक्सटर्नल फील्ड, इसकी अलजेब्रिक सम विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ अब ये फील्ड कितनी डेवलप होती है, तो देखो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। बाय द वे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक है, the extent of polarization depends on first the dipole potential energy in the external field tending to align dipoles with the field। एंड दूसरा फैक्टर है द थर्मल एनर्जी which will disrupt the alignment। ठीक है, ये बिल्कुल दो ऑपोजिट फैक्टर्स है ना। देखो क्या होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड इनको रोटेट करेगी और इस यहाँ पर इनको अलाइन करेगी। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली इनका रोटेशन होगा तो हमने देखा है डायपोल की एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी रहती है। सो कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, कितना वर्क यहाँ पर ये एक्सटर्नल फील्ड कर सकती है उस पार्ट पर, मतलब ये पहले पार्ट पर। द डायपोल पोटेंशियल एनर्जी in the external field tending to align molecules in the field। इन molecules को rotate करना है, मतलब dipole को align करना है, तो definitely work करना है, that work करने की ability। दूसरा क्या है, इस मटेरियल का कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा। आपको पता है टेम्परेचर है मतलब उसके पास इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी है मतलब ये पार्टिकल्स विल बी इन मोशन।
ये मोशन में रहेंगे, वाइब्रेशन में रहेंगे, रोटेशन में रह सकते हैं। ऑब्वियसली हम पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट कैन रोटेट और इसके कारण ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, ये अलाइनमेंट बिगड़ेगा। तो ये दो अपोजिंग फैक्टर्स है। अब इस पूरे चीज पर ये कितना पोलराइज होगा एंड डिपेंडिंग ऑन कितना पोलराइज होने वाला है, उसकी इंटरनल फील्ड कितनी डेवलप होगी, ये डिपेंड करेगा। अब आपको ध्यान में आएगा सर ये एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ये तो एक्चुअली एक्सटर्नल फील्ड पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उनको अलाइन करने की कोशिश कौन कर रहा है? सर अलाइन करने की कोशिश एक्सटर्नल फील्ड कर रही है। इफ एक्सटर्नल फील्ड इज स्ट्रॉन्ग तो वो ज्यादा अच्छे से अलाइन होंगे, ज्यादा वर्क कर पाएगी फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग तो फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे एंड वो अलाइन नहीं होंगे। थर्मल एनर्जी का काम इससे इंडिपेंडेंट है। सो ये दो अपोजिंग फैक्टर्स है एंड थर्मल एनर्जी का हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट ये ऊपर वाला पार्ट जो है अलाइनमेंट का, उसका हमारे एक्सटर्नल फील्ड के साथ रिलेशन है। और ऐसा होने के कारण क्या होगा, ऐसा होने के कारण क्या होगा, सो ड्यू टू, सो देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं। एक डेफिनेशन है जो द डायपोल मोमेंट per unit volume is called as polarization and denoted by capital P. डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कितना पोलराइज हुआ है, एंड इस P को दिया जाता है susceptibility into electric field, where this is called as electric susceptibility. This is a constant. मतलब अगर आपको थोड़ा सा इसको समझना है तो जैसे रेजिस्टिविटी होती है ना, वो पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वैसे ये ससेप्टिबिलिटी इस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी रहेगी कि वो एक्सटर्नल फील्ड का उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे लिए है ना कि अरे नहीं नहीं एक आधा कोई रहता है ना कि वो बाहर के माहौल को बहुत ज्यादा ससेप्टिबल रहता है। ये आपके दोस्तों के साथ अगले साल होने वाला है, वो पढ़ाई के लिए बाहर इधर उधर जाएंगे और एकदम से 2 साल में बदल ही जाते हैं, बिकॉज वो उस एनवायरनमेंट को ज्यादा ससेप्टिबल है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बाहर के एनवायरनमेंट को कम ससेप्टिबल रहेंगे, वो कहीं पर भी चले जाएंगे तो बिल्कुल वो पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनकी आदतें नहीं बदलेंगी। बट दोज वो आर मोर ससेप्टिबल, वो तुरंत जैसा माहौल है वैसे बन जाएंगे। अरे देखा तू तो खूब बदल रहा। ऐसा आप अगले 1-2 साल के बाद आपके दोस्तों के बारे में बोलोगे, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग जगह का एनवायरनमेंट माहौल अलग अलग रहेगा। सो दोज हु आर मोर ससेप्टिबल वो वैसे माहौल के वजह से बन जाएंगे, दोज हु आर लेस ससेप्टिबल वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ऐसा ही इन मटेरियल का है कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, इट इज मेजर्ड बाय द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो देखो
दोनों जगह पर, पोलर एंड नॉन पोलर, ये दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, बट नॉन पोलर में ये क्यों हो रही थी? इसका रीजन है कि फोर्सेस के कारण ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गए, ठीक है। और ये स्ट्रेच होने के कारण क्या हुआ, ये स्ट्रेच होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर जो फोर्स है वो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो गया। ये कब तक स्ट्रेच होंगे? ये तब तक स्ट्रेच होंगे जब तक, अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी तो रहेगा ना, ठीक है। सो ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा, तब तक ही स्ट्रेच होंगे। क्या ध्यान में आ रहा है? पहले ये ओवरलैपिंग थे, ये मॉलिक्यूल ही ऐसा है। एक्सटर्नल फील्ड के कारण क्या हुआ, ये पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगा, ये पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगा, निगेटिव पर इधर फोर्स लगा, ये दूर दूर होने लगे। पर जैसे ही ये दूर दूर होने लगे, इनके बीच का, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगेगा, ठीक है। ये ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेगा, तब तक ये पोलराइज होंगे। यहां पर क्या होने वाला है, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स में ये रैंडम मोशन में रहते हैं, इनके पास ऑलरेडी डायपोल मोमेंट है, सो ये थोड़ा स्ट्रेच होंगे, ये थोड़ा स्ट्रेच होंगे, बट इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे ये अलाइन होने वाले हैं। किसके किसके अलोंग अलाइन होंगे? सो दे विल गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको अपोज कौन करेगा? इसको अपोज करेगा इनकी थर्मल मोशन। क्या सही है? थर्मल मोशन इसको अपोज करेगा। सो देखो, इस केस में इनका इस प्रकार से अलाइन होना एंड पोलराइजेशन होकर इंटरनल फील्ड डेवलप होना, इनके रीजन एग्जैक्टली अपोजिट है, इसके रीजन अलग अलग है। नॉन पोलर में एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो स्ट्रेच हुए, कहां तक स्ट्रेच हुए, जब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं तब तक, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हो सर? मेरा कहना ऐसा है, अब ये स्ट्रेच हुआ, अब इस निगेटिव पर एक्सटर्नल फील्ड के कारण इधर फोर्स है, बट ये पॉजिटिव के कारण इसके ऊपर इधर फोर्स है। तो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और ये एक्सटर्नल फील्ड का फोर्स जब तक बैलेंस नहीं होते हैं तब तक ये स्ट्रेच होंगे, एंड उसके कारण पोलराइजेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे आर ऑलरेडी पोलराइज, दे आर ऑलरेडी पोलराइज। अब क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये अलाइन होने की कोशिश करेंगे, इनको अलाइन होते वक्त ये थर्मल एनर्जी के कारण वो डिस्टर्ब होने वाले हैं, क्योंकि थर्मल एनर्जी कहेंगे कि तू रैंडम मोशन में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन डिपेंड करता है इस ससेप्टेबिलिटी पर। इज इट क्लियर? सो अगर हम ओवरऑल कहेंगे तो देखो, ओवरऑल ये दोनों मॉलिक्यूल्स में, पोलर या नॉन पोलर में क्या होने वाला है, एट द एंड these molecules ये अलाइन होने वाले हैं। पोलर हो या नॉन पोलर हो, ये इस प्रकार से अलाइन होने वाले हैं, कब? जब एक्सटर्नल फील्ड रहेगी। क्लियर? हाँ सर।
अब यहाँ पर क्या होगा देखो, आप इनके बाउंड्री वाले सरफेसेस अगर देखते हो तो आपको दिखाई देगा, अरे सर ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना, वहां पर तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सरफेस है वहां पर तो सिर्फ निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर कुछ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, और बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन अब बीच में देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो नेट चार्ज इसके अंदर 0 रहेगा। ठीक है, जो कुछ भी पोलराइजेशन हो रहा है वो ये सरफेस पर हो रहा है, एंड राइट हैंड ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे सरफेस पर कोई ना कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी, उतनी ही इक्वल इन चार्ज बट सेम इन सॉरी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्ज, ऐसी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होगी। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण तो हम कहते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन of dielectric two charge surfaces with induced surface charge density of equal magnitude are created, and the total electric field in the dielectric is reduced from the case in the region is reduced compared to case when there is no dielectric present। क्या सही है क्या? सब क्यों पढ़ा? ये सब इसलिए पढ़ा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने वाली है, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक के कारण अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इज इट क्लियर? External field and external electric field and internal electric field will be opposite in direction in both conductors and dielectric, but dielectric में क्या होने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा। दिस मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन ससेप्टेबिलिटी। अब इसकी जरूरत हमें कैपेसिटर में रहने वाली है। सर ये कैपेसिटर क्या है? शॉर्ट में हम उसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर।
सो देखो कैपेसिटर is a system of two charge conductor separated by an insulator thus capacitor is a system to store charge. ठीक है, कैपेसिटर is a system to store charge. Generally, two surfaces having equal and opposite charges and separated by some distance forms capacitor. The overall charge of capacitor is 0 क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है. ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड between the space of capacitor is proportional to charge on capacitor. ठीक है, देखो क्या है कैपेसिटर. कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर. इंसुलेटर होने के कारण ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जंप नहीं करेंगे. Thus, the capacitor is a system to store charge. Generally, two surfaces having equal and opposite charge and separated by some distance forms capacitor. The overall charge of capacitor is 0. Equal and opposite है इसलिए. अब ऑब्वियसली एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हिच इज Q. अब capacitance of a capacitor is given by C equal to Q by V, where C is capacitance जिसका यूनिट है फैराड, Q is चार्ज जिसका यूनिट है कूलम, तुमच्या माझ्या वरून सुरुवात होते त्याच्यामध्ये काय कुठला तरी डेटा तो यूज होता. अरे म्यूट करो and V is potential difference measured in volts. ठीक है, इस C को कहते हैं
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, आपको हो कि 1 farad is capacitance of capacitor when charge of 1 coulomb is stored between the plates where the potential difference is 1 volt। क्या सही है? अब इसके बारे में डिटेल हम कल के क्लास में पढ़ेंगे।